गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। ये हो गया था हमारा, ये हो गया था लास्ट क्लास में। ये इसको मैंने दोबारा बताने के लिए बोला था क्या? या हो गया था? नो सर। हो गया था ना? यस सर। ये 2 क्वेश्चन दिए होंगे मैंने, 2 क्वेश्चन ये किए किसी ने? यस सर। यस सर। क्या आंसर आया फर्स्ट का? सिंपल क्या करना था पता है आपको? ये जो मेथड है ना, शॉर्टकट वे, इस मेथड से कर लो चाहे इससे कर लो, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना था। फॉर एग्जांपल चलो मैं आपको बता ही देता हूं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन बता देता हूं चलो। जैसे ए है ना, ए है 2i प्लस माइनस 5j प्लस 3k। ये क्या है? ए एक्स की वैल्यू। ये क्या है? ए वाई की वैल्यू। ये पूरी वैल्यू ए वाई की है। और ये क्या है? 3 ए जेड की वैल्यू। ऐसे ही बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम? 3i प्लस 4j माइनस 9k। अब ये क्या है? बी एक्स की वैल्यू, ये है बी वाई की वैल्यू, ये है बी जेड की वैल्यू। 9 के साथ में साइन भी आएगा। अब आप ये देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने पीछे बताया था ना, सिंपल आपको इस फॉर्मूले पुट करना है। ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस के ए जेड बी एक्स। या फिर आप वो जो फॉर्मूला याद न रख के, ये वाला फॉर्मूला याद न रख के, आप सिंपल इस मेथड से देख सकते हो, जो मैंने मेथड आपको बताया था तरीका, कि कैसे आई कैप को लेते हैं, कैसे जी कैप को लेते हैं, कैसे के कैप को लेते हैं। क्लियर है? तो शायद कुछ लोगों ने आप में से किया भी होगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हो भी गए होंगे उन लोगों के। किए कि नहीं आप लोगों ने? ओके, कुछ लोगों ने किए हैं शायद, कुछ ने नहीं किए। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखते हैं, जो हम यहाँ से शुरू करना है ना हमें, है ना? कोई बताएगा? यस सर। यस सर। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, कि जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, जैसे कि ए वेक्टर है कोई और बी वेक्टर है, तो इसका जो मान लो ए क्रॉस बी जो आया है, ये भी एक वेक्टर, ये वेक्टर आएगा ना, ये भी एक वेक्टर होगा। यस सर। अरे यस सर। यहाँ से जो क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद में जो रिजल्टेंट आता है वो वेक्टर फॉर्मेट में ही आता है ना। यस सर। उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली हम ऐसे निकाल लेंगे, जैसे कि हमारा कोई ए क्रॉस बी वेक्टर मान लो आया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड जब हमें निकालना है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो सिंपली निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आएगी? इस चीज के लिए राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम पढ़ चुके हैं ना। यस सर। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। अब देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस हमारे ए और बी वेक्टर ऐसे ही हैं जैसे ये दिख रहे हैं आपको। यस सर। ये वेक्टर है जो व्हाइट वाला है, ये वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। और ये वाला क्या है? ए वेक्टर। स्क्रीन दिख मेरा हाथ दिख रहे हैं ना? ये वाला ऐसे दिख रहा है, ऐसे ही है ना दोनों वेक्टर। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब इनके ए क्रॉस बी की मुझे डायरेक्शन निकालनी। मैंने क्या बताया था कि हाथ को पहले हमें ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ए क्रॉस बी। यानी कि हाथ को हमें पहले वेक्टर, पहला क्या है? ए आ रहा है ना पहले। यस हाथ सर। उंगलियों को हमें ऐसे रखना पड़ेगा ए की तरफ। ये यही वाला वेक्टर था ना, ये देखो। यस और है ना ये वाला। हमें इस उंगलियों को इस तरह ऐसे रखना पड़ेगा कि ये उंगलियां ए वेक्टर की तरफ हों
और जो उंगलियों को जब अगर मैं कर्ल करूं ना, ऐसे उंगलियों को कर्ल करूं तो वी वेक्टर की तरफ जानी चाहिए, वी वेक्टर की तरफ जानी चाहिए। अब देखो मैं इन उंगलियों को ऐसे ऐसे रख रहा हूँ साथ को, अगर मैं ऐसे कर्ल कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूँ ना इन उंगलियों को, तो बी वेक्टर की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, बी की Yes. तरफ जा रहे हैं कि नहीं, बी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं। Yes. Yes, sir. ए वेक्टर पर रख दिया मैंने, बी वेक्टर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये जो अंगूठा होता था मेरा, ऊपर वाला जो अंगूठा है, वो किसकी डायरेक्शन शो करता था, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। यानी कि ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमारा। ये जो ए वेक्टर है, ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है, वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। अब देखो, अब मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालूं तो भाई, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालूं तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब देखो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालते हैं। A. अब देखो बी क्रॉस ए में क्या है, हमें उंगलियों को बी वेक्टर पर रखना है, ये ही था ना व्हाइट वाला बी। इस उंगलियों को ऐसे बी Yes, की तरफ sir. रखना है कि उंगलियों को जब मोड़ू ना तो एक ही तरफ आए, उंगलियों को मोड़ू तो एक ही तरफ आए। देखो क्या ये वाली कंडीशन वी वेक्टर पर हो गई, मेरी उंगलियां देखो वी वेक्टर पर हो गई। अब किसी तरफ आ रही, एक ही तरफ आ रही है कि नहीं आ रही है उंगलियां, देखो। अरे ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, और एक की तरफ बी की तरफ ऐसे उंगलियां रख रहा हूं, और तो एक ही तरफ आ रही है, एक ही तरफ आ रही है। तो अंगूठा किधर शो कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है कि नहीं, Yes, sir. Downward. डाउनवर्ड। तो देखो ये अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हमने किया, तो उन दोनों से अगर ए क्रॉस बी वेक्टर है जो परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बी क्रॉस ए किधर आएगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके जस्ट अपोजिट आएगा। क्लियर है आप। अब देखो Yes, sir. Yes, sir. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या था, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव का मतलब क्या समझ में आया था आपको। फॉर एग्जांपल जैसे 2 इंटू 4 इक्वल टू 4 इंटू 2, ये क्या था, कम्यूटेटिव था, क्योंकि दोनों से इधर से भी 8 आएगा, इधर से भी Yes, आएगा। sir. Yes, डॉट sir. प्रोडक्ट में ये था ना कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए A. था, ये था कि नहीं था। Yes, sir. ये पॉसिबल था डॉट प्रोडक्ट में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा नहीं। क्रॉस प्रोडक्ट में पॉसिबल क्यों नहीं है, सर क्योंकि उसमें The ये direction वेक्टर की क्वांटिटी वजह और से। वो स्केलर क्वांटिटी। नहीं, हाँ वो तो स्केलर है, ये वेक्टर है, ये तो आपकी बिल्कुल बात सही है। ये इसलिए पॉसिबल, सर इसमें डायरेक्शन उल्टी हो जाती डायरेक्शन है। उल्टी हो जाती, डायरेक्शन की वजह से नहीं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्या, Yes, एक- sir. Yes, sir. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम दोनों का होगा, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। क्लियर है। Yes, Yes, sir. अगर हम इसको उस Yes. आंसर के फॉर्मेट में लिखें भी तो ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर हमने यहाँ पे लगाया ही नहीं है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये क्लियर है कि आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, ये नॉट इक्वल टू का साइन, इक्वल टू नहीं होता है। अब देखो द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अगर a का मल्टीप्लीकेशन करूं b प्लस सी से, तो इसका इसमें भी मल्टीप्लीकेशन होगा और इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। देखो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, एक मिनट एक चीज और देख लेते हैं। हमारा a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा मुझे, a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या था। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की, चलो क्या था, AB sin theta. ए बी साइन थीटा। Sin theta. थीटा बिटवीन बिटवीन टू वेक्टर्स था, जैसे कि ये वाला है, यस सर। दो वेक्टर दिए हुए हैं, उनके Yes, बीच का एंगल था ना थीटा। अब देखो जब ये कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर वो परपेंडिकुलर है, अगर वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं, तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा, कोई बताएगा।
दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मान लो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री। अब देखो जरा ए बी साइन 90, क्या आएगा आंसर? ए बी ए बी सर ए बी क्या ए बी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है? क्या साइन की किसी भी एंगल की वैल्यू मोर देन 1 होती है क्या? एक से ज्यादा होती है क्या कभी भी? नो सर नहीं सर नहीं एक से ज्यादा कभी वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब ए बी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैक्सिमम निकालना है ना, तो वो क्या आएगा? ए बी आएगा। ए बी और ये कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। कब होंगे? जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। अब देखो यही वाला स्टेटमेंट ये है, द वेक्टर ऑफ टू, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर। वो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। इस लाइन का ये मतलब है। क्लियर है? यस सर यस सर। अब देखो, अभी तो हमने पढ़ा परपेंडिकुलर था तो 90 डिग्री का एंगल था। अब अगर पैरेलल हो तो कितना एंगल होगा बेटा? पैरेलल हो अगर 0 डिग्री पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा? देखो अगर पैरेलल क्या होता है कि जैसे मान लो एक ये है एक ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल है, एक ये है और एक ये है, तो क्या हो जाता है? 180। 180 सर। देखो मैंने बताया टेल टू टेल जोड़ते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर ये था और इसी के ऊपर अगर मैं बी वेक्टर बना दूं तो इनके दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। मान लो पैरेलल थे तो थीटा हो गया 0। अगर मान लो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो मुझे एंगल निकालने के क्या करना पड़ेगा? टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। अरे यस सर हाँ ये बी है, टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। तो ए ये हो गया और बी ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में 180 डिग्री एंगल हो गया कि नहीं हो गया? यस हो गया ना? तो जब Yes, sir. Yes, sir. जब वेक्टर पैरेलल होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और एंटी पैरेलल होंगे तो 180 डिग्री। 180 डिग्री अब देखो साइन के दोनों वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है कि नहीं? यस सर अब अगर Yes, क्रॉस प्रोडक्ट दो पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा फिर? देखो ए बी 0 इंटू साइन 0 क्या आएगा? 0। कि ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। या फिर ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में कि अगर वो दो वेक्टर के बीच में एंगल बताइए जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। साइन और कॉस से चलिए आप, यही कंडीशन आपको जो डॉट प्रोडक्ट में था उसमें उल्टी थी। क्यों उल्टी थी? उसमें यहाँ पे साइन था, यहाँ पे कॉस था। सॉरी, साइन की जगह पे क्या था? कॉस था ना। यस सर ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था? ए बी कॉस थीटा था ना, है? ए बी कॉस थीटा था। उसमें उल्टा यस था, सर उसमें उल्टा था कि जो पैरेलल वेक्टर थे उनका डॉट प्रोडक्ट, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम था, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 था। डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में उसका उल्टा है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, जो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका थीटा 90 हो गया। थीटा 90 हो गया तो साइन में थीटा की वैल्यू रखें तो क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पैरेलल आएंगे, पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी या 180 होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, कि आपको डिफरेंशिएट समझ में नहीं आ रहा कि सर डॉट में क्रॉस में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है, तो आपको क्या करना है, अब ब्लैंक स्क्रीन पे देखते हैं। तो आपको क्या करना है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला याद रखो बस, और ए क्रॉस बी का याद रखो। ये तो याद रहेगा। यस यस सर Yes, sir. एक में कॉस होता है, मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? ए बी साइन थीटा। अब आप सिंपल सा कंसेप्ट, जो कंसेप्ट था आपका, जो भी कंसेप्ट था, क्या था? पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन है, अभी आप देखो दोनों के चारों स्टेटमेंट, क्रॉस के भी और डॉट के भी, दोनों के चारों स्टेटमेंट अभी 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे आपको। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में थीटा क्या होगा बेटा? 0 होगा या 180 होगा? होगा कि नहीं? 0 और अगर 0 डिग्री होगा। अगर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर 90 वेक्टर्स हैं तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब देखो डॉट
अब देखो डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर पैरेलल हैं, डॉट प्रोडक्ट में अगर वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा, साइन जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, ए बी हो गया ना, यानी कि AB डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ए बी के। अब इसी में डॉट प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं उसका परपेंडिकुलर में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री कॉस थीटा कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 क्या हो जाएगा, Yes, 0। अब ये क्लियर हुआ। देखो डॉट प्रोडक्ट में पैरेलल के लिए डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो रहा था, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए 0। यही आप क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ले लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या है, अगर पैरेलल है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी क्या हो गया, 0। अब देखो परपेंडिकुलर है, मान लो परपेंडिकुलर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90। अब साइन 90 की वैल्यू 1, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम जिसकी ए बी के इक्वल। ठीक है, दोनों डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट का सिर्फ फॉर्मूले याद रखने, और ये चीजें तो आपको पता ही है कि पैरेलल के बीच में 0 या 180 का एंगल होगा, एंटी पैरेलल के बीच में 0 होगा, एंटी पैरेलल के बीच में 180 होगा, और परपेंडिकुलर के बीच में 90 डिग्री होगा। उन्हीं को तो फॉर्मूले देखो, स्टेटमेंट रटने से अच्छा ये क्या, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट जिंदगी में कभी आपसे दूर नहीं भागेगा, लेकिन अगर आप रट लोगे ना, तो कहीं ना कहीं मिक्सअप आप करके गलत कर दोगे आंसर को। क्वेश्चन जब भी आएगा आपको कुछ ना कुछ मिक्सअप करके गलत कर दोगे। बस आपको यही चीज याद रखनी है, ये दो एंगल पैरेलल और एंटी पैरेलल के बीच में एंगल 0 या 180 डिग्री होता है, और परपेंडिकुलर के बीच में 90 होता है। और ये दो फॉर्मूले की डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है। बस यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए चारों स्टेटमेंट के लिए। क्लियर है आपको? यस सर। अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझा, आपका रिवीजन भी कराया, पीछे वाला डॉट प्रोडक्ट का रिवीजन भी कराया है। अब देखो यही इससे जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला स्टेटमेंट है ये, कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी 0 व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। क्लियर है? यस सर। अब देखते हैं एप्लीकेशन ये सिंपल है। देखो ये वाली डिस्टेंस देखो, पहले आप वो छोड़ो, ये वाली डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ये ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में आप जेई के हो ना, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये थीटा है, ये एंगल थीटा है ना। मैंने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल लिया है मैंने PNS। ठीक है, अरे यस सर। है ना। अब देखो PNS जब मैंने लिया, तो ये देखो कि ये जो एंगल अगर थीटा है तो क्या लिख सकते हैं हम, एच की वैल्यू कैसे निकलेगी, साइन थीटा देख लो। चलो साइन थीटा क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा B/H। ए B/H। क्या होता है बेटा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर यही है ना, एच सर एच। एच है, एच। अब देखो एच अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बी। यस यही है ना, सर। तो क्या मैं एच को बी साइन थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। लिख सकता हूँ। अब बताओ मुझे, ये बताओ कि एच को जब बी साइन थीटा लिख दिया मैंने, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला यही था मैग्नीट्यूड का। अब मैंने इसको क्या लिखा, ए बी साइन थीटा। तो इस बी साइन थीटा की जगह पे मैंने एच यहां से रख सकता हूं कि नहीं, यस सर। एच। अब ए क्या है, बेस, ए बेस है ना, अरे बेस, ये वाला बेस हो गया, ये बेस। यस सर। और एच क्या है, हाइट, एच हाइट है ना इसकी। हाइट। तो ये क्या, ये एरिया पैरेललोग्राम हो गया कि नहीं, यस सर। यस सर। क्लियर है? एक क्रॉस बी से हम एरिया पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ऐसे सेम होता है ट्रायंगल के लिए, निकाल सकते हैं सर। हाँ सेम होता है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल के लिए क्या होता है भाई, ट्रायंगल के लिए सेम ऐसे ही दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ऐसे दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एच निकालेंगे। एच निकाली हमने, एच कैसे, सेम उसी की तरह।
सेम उसी की तरह क्या करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, पी एन परपेंडिकुलर और अपॉन हाँ? हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर क्या है, सर, एच। अरे एच। ये लो ना, एस एन, एस एन परपेंडिकुलर यही है ना, एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। यस सर। अरे परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यस सर। ये होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या है, एच, परपेंडिकुलर एच है ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है, बी वेक्टर। हाँ क्लियर है। एच इक्वल टू क्या आ गया, बी बी साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। अगर हमें ट्रायंगल का वो ट्रायंगल का एरिया क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से अगर हमें निकालना है, तो हमें उसके पीछे आगे लगाया 1/2 इंटू ए क्रॉस बी। अब देखो 1/2 ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सीधा सीधा रख दिया यहाँ पे, ये वाला, ये मैग्नीट्यूड में खेल रहे हैं अभी हम डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। भाई फॉर्मूला एक्चुअल में ए क्रॉस बी का यही था ना, ए बी, यस सर, ए बी साइन थीटा इंटू एन वेक्टर, एन वेक्टर ये क्या था, डायरेक्शन वेक्टर। अगर हम इसको लिखेंगे ना मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे तो डायरेक्शन को भूल जाओ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि नहीं, सर यस होता है ना, सर। एरिया ऑफ यस ट्रायंगल सर, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इसी पे बेस ये दो क्वेश्चन है, दो इस असाइनमेंट तो मिल गया ना आपको इसका, कुछ तो यस बोलो। सर, असाइनमेंट ग्रुप में शेयर हो चुका है इसका, एक बार देखो ग्रुप यस में। सर। कुछ हाँ ही जी सर, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि असाइनमेंट मिला, वो असाइनमेंट नहीं सॉरी, नोट्स 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 तो मिल चुके हैं ना सबको। यस सर। यस सर, इस चैप्टर के नोट्स सबके पास पहुंच चुके होंगे, ठीक है। अभी देखो ये चैप्टर हुआ एंड, अभी हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। अभी टाइम कितना हो गया है, हाफ साढ़े आठ, एन आवर है अभी हमारे आप पास। हुए सर। हाँ हाफ हुआ है, अभी हमारे पास हाफ एन आवर है। एक सेकेंड में जो स्टार्ट करना है हमें, अभी हमें स्टार्ट करना है मैथमेटिकल टूल्स। अब मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ेंगे क्या भाई इसमें, क्या हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल टूल में हम लोग सिर्फ उतना पढ़ेंगे, आपने 12th क्लास में या 11th में ना, अभी आप 11th में आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े हैं आपने थोड़ा बहुत, यस सर, डिफरेंशिएशन पढ़ी सर। हाँ डिफरेंशिएशन पढ़ी है आपने, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ी हो या फिर शायद ना भी पढ़ी हो, ठीक है। अब सर पढ़ी नहीं सर, पढ़ी मैथ सर, में 12th भी में। है। हाँ हाँ थोड़ी बहुत सर। डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएशन सर इंटीग्रेशन सिर्फ और जो 13 ही है, फंक्शन, क्या हुआ, सिर्फ 13 ही है इंटीग्रेशन हमें। सब क्लियर नहीं हुआ, आवाज सुनाई दे रही है, आप क्या कहना चाह रहे हो। सर सिर्फ सर हमें 30 इंटीग्रेशन की मैथ्स में नहीं पढ़े इंटीग्रेशन करवाई है, उसके फॉर्मूले 30 नहीं करवाए बस। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो। सर, इंटीग्रेशन फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ्स में नहीं। अच्छा अच्छा फिजिक्स में ही पढ़ाया है, सर ने पढ़ाया होगा ना आपके सर ने, जो भी यस स्कूल सर, स्कूल वाले सर, मैम हाँ है हमारी सर। हाँ मैम जो भी हैं, मैम या सर जो भी हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम डिफरेंशिएशन लोग है मैथ्स में। हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ मैथ में आप डीप में पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। इवन कि आपके एक एक दो दो महीने यही चैप्टर चलेंगे, डिफरेंशिएशन चल रहा है डिफरेंशिएशन ही चलेगा, इतना सिलेबस है इनका। तो हम लोग कितना पढ़ेंगे, हम लोगों को फिजिक्स में ना थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है, डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है, इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ती है, कुछ ग्राफ्स की भी जरूरत पड़ती है कि कैसे ग्राफ्स, जैसे कि 1/x का ग्राफ क्या होता है, log x का ग्राफ कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, बस इतना जानेंगे हम। और जो कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैथमेटिक्स बताएगा आपको, हमें सिर्फ उसके बारे में जानना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स वालों का काम है, आपको डीप में पढ़ाना मैथमेटिक्स वालों का काम है। अब आप ये चाहो यहाँ से कि सर हमें ना मैथमेटिक्स की, जैसे इंटीग्रेशन के मैंने आपको x की पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बताया ओनली,
तो आप ये मैं उतना बताऊंगा, हम लोग उतना बताएंगे फिजिक्स वाले कि जितना हमें हमारे काम में आने वाला है। क्योंकि आप लोग अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे कि 11th क्लास में, 12th क्लास में इंटीग्रेशन आता है अच्छे से। जब आप अगली साल 12th में पहुंच जाओ तो खुद ही सारी चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ाई जाएंगी। तो हम लोग जो आपको पढ़ाया जाने वाला है उसका, जैसे आपको पढ़ाया जाने वाला है इस लेवल का मैथ्स में ये चीजें आपको इस लेवल की पढ़ाई जाने वाली है। तो फिजिक्स के लिए आपको चाहिए इस लेवल की जनरली। तो हम लोग इस लेवल की चाहिए, हम लोग इस लेवल तक पढ़ाएंगे बस। समझ रहे मेरी बात को? आप इससे Yes, sir. हमारे पढ़ाए हुए से आईआईटी जेई का मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। मैथ्स के क्वेश्चंस के लिए आपको मैथमेटिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। हम लोग सिर्फ उतना पढ़ाएंगे जितना हमारे मैथ का यूज तो आएगा ही आएगा फिजिक्स में। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है या फिर एक्सेलरेशन निकालना है। मान लो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको dx dv अपॉन dt करना पड़ेगा ना। अब आपको dv अपॉन dt पता ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. उस चीज को समझाने के लिए आप लोगों को एक क्विक क्लास 2 लेक्चर या हो सकता है 2.5 लेक्चर, इतने में आपका ये हो जाएगा जेई के लिए। नीट वालों को थोड़ा सा 3 या 4 लेक्चर लग सकते हैं नीट वालों के लिए, क्योंकि वो लोगों का मैथ से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं। आप लोगों का नाता है, आप लोगों को स्कूल में भी पढ़ चुके हो, बहुत बहुत सारे नाता है आपका, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। और ये कोई ज्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। हम लोग स्मूथली, और ये भी चीज याद रखिएगा कि हमें इसमें ज्यादा डीप में जाना नहीं है कि जैसे कोई बोले सर ये एक्स का ग्राफ ऐसे ही क्यों बनना है, एक्स की पावर इसका पावर ग्राफ कैसे। इसमें रिसर्च नहीं करनी है हमें। रिसर्च क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में। अगर किसी, जैसे मान लो किसी बच्चे को मैथ में ही उंगली करनी है कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन करवाओ, तो हम मैथमेटिक्स का उतना पार्ट पढ़ाएंगे, उतने लेवल तक पढ़ाएंगे जितना फिजिक्स में यूज होने वाला है। अच्छे लेवल तक आपको मैथ वाले सर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आगे यही होने वाला है कि होता क्या है ना, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा, फॉर एग्जांपल मैंने फंक्शन बताया आपको, अभी कोई बच्चा आएगा सर फंक्शन इस टाइप के होते हैं और भी कई सारे फंक्शन होते हैं, ये इस टाइप का फंक्शन होता है, उस टाइप का फंक्शन होता है। तो हमें ये चीजें मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे। अगर उस चीज को हम पढ़ाने लगे तो ये आपका, अब आप ये देखो, फंक्शन, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इस इतनी चीज को हम 2 लेक्चर्स का हमारा वो है प्लान कि 2 लेक्चर्स में मिनिमम हम 2 लेक्चर्स में कर देंगे कंप्लीट। अब सोचो, अब जब आपको मैथ की क्लास होगी ना तो एक लेक्चर अकेले फंक्शन को, एक लेक्चर नहीं, एक लेक्चर से फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताएंगे। हो सकता है 5 to 10 लेक्चर आपको फंक्शन पढ़ाया जाएगा, या फिर ग्राफ्स पढ़ाए जाएंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो आपको 1 मंथ चलेगा। 1 मंथ कहाँ चल रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री, आपको 1 मंथ चल रहा है। हम कितना पढ़ा रहे हैं? 2 लेक्चर में सारी चीजें। तो आप समझ सकते हो हम किस लेवल तक पढ़ाएंगे आपको। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? Yes, sir. Yes. हम लोग Yes, sir. हाँ, मैथमेटिकल टूल्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए, मैथ की वजह से फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ, Sir. आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो फंक्शन क्या होता है। अब देखो, द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स सच दैट देयर इज ओनली 1 यूनिक आउटपुट टू द एवरी इनपुट। कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा था? समझ में आया क्या कुछ? मेरी तो नहीं आया, नहीं सर। आपकी आया क्या? नहीं आया ना? नो नो सर। यस सर। कुछ भी Yes, समझ में नहीं sir. आया क्या लिखा था। अब देखो इसको फील लेते हैं जरा, क्या है यार, पता नहीं क्या लिखा है, अब इसको समझते हैं। देखो, एक कार बनाता हूँ मैं छोटी सी, ये मान लो एक कार है, क्योंकि हम फिजिक्स के हैं ना तो हम हर एग्जांपल फिजिक्स से रिलेटेड ही लेंगे। कार अगर खराब बने ना तो कोई बुरा नहीं मानने का। ठीक है? अच्छी बनी है ना? यस सर Yes, sir. ज्यादा अच्छी नहीं है बट ठीक है, काम चलाने लायक, अपन को कंसेप्ट समझना। अच्छी है सर। चलो, ये रोड है, इस कार का हमने मास मान लिया, मास है मान लो इस कार का 100 kg। ठीक है? और इसकी वेलोसिटी हमने मानी v इनिशियल। फर्स्ट टाइम में जब हमने देखा, मान लो फर्स्ट टाइम देखा हमने 5 मीटर पर सेकंड थी इसकी स्पीड। जब हमने सेकंड टाइम देखा तो इसकी थी 10 मीटर पर सेकंड,
जब हमने थर्ड टाइम देखा तो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ मुझे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 MB हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो इस कार का, पर्टिकुलर कार का, इसका हमने मास तो हमने मान लिया ना, मास। तो ये चीज कांस्टेंट है इस कार के लिए कि नहीं? ये कांस्टेंट है, मास और 1/2 यस सर ये चीज कांस्टेंट है। यानी कि अगर यस सर इस 1000 मास के लिए इस क्वांटिटी को बोलूं तो क्या ये 500 होगा? अरे 1000 मास हुआ, 1/2 हुआ तो यस सर, होगा सर। 500। अब देखो यस क्या सर क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर? V Yes, square sir. यस सर तो मुझे आप में से ये बताओ कोई कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रही है? कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? कोई बताएगा मुझे? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही तो डिपेंड कर रही है है। यानी कि इंडिपेंडेंट कौन है? इंडिपेंडेंट कौन है, वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस एग्जैक्टली। वेलोसिटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी इज अ डिपेंडेंट फंक्शन। अब देखो, अब हम इसको क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वी। वेलोसिटी पे क्या डिपेंड कर रही है? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड। देखो वेलोसिटी है जो है, मान लो इसकी 5 मीटर है, 10 है, 15 है या 20 है, तब काइनेटिक एनर्जी निकल रही है इसके फॉर्मूला लगाने पे, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर वेलोसिटी कम है तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना, होगी कि नहीं? इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो वेलोसिटी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट। क्लियर है कि नहीं? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी का फंक्शन है? मतलब वेलोसिटी का फंक्शन इन द सेंस कि जैसे जैसे वेलोसिटी वेरी कर रही है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है। बोल Yes, सकता हूं sir. क्या? सर क्लियर है कुछ? मतलब कोई कंफ्यूजन Yes, है sir. इसमें? क्या कंफ्यूजन है? सर क्लियर हुआ आपको ये कि यस कैसे सर कैसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कैसे कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है और कौन सी चीज किस पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्लियर है? यस सर यस सर ओके। अब देखो इधर, अब यहां देखो, एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक और बार देखते हैं हम। अब देखो एनर्जी बोलो या फिर इसको बोल देते हैं वर्क डन। वर्क डन क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना। यस सर यस सर यस सर यस सर अब मुझे ये बताओ, यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, मान लो यहाँ पे कोई ब्लॉक है, इस पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, ठीक है। पहले ब्लॉक था यहाँ पे, मान लो एक पहली कंडीशन पे, फर्स्ट इंस्टेंट पे ब्लॉक आया यहाँ पे, सेकंड पे आया यहाँ पे, ये सेकंड है, और थर्ड पे आया यहाँ पे। यही ब्लॉक है, सेम इस पे फोर्स भी 10 न्यूटन ही लग रहा है, इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस पे भी 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये थर्ड इंस्टेंट है। अब मुझे ये बताओ, यहां से डिस्टेंस है ये वाली 2 मीटर है, यहां से यहां तक की है 2 मीटर, और यहां से यहां तक की है 2 मीटर। टोटल डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। अब मुझे ये बताओ एक बात कि यहाँ पे फोर्स तो कांस्टेंट है ना, ये 10 न्यूटन ही है। यस सर क्या वर्क डन या एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है? मैंने पूछा आपको वर्क डन या एनर्जी बताओ फर्स्ट इंस्टेंट पे, पहले इंस्टेंट पे वेलोसिटी, वो सॉरी एनर्जी बताओ। आप एनर्जी फर्स्ट इंस्टेंट पे बताओगे तो फोर्स क्या था? फोर्स इनटू फर्स्ट इंस्टेंट तक डिस्टेंस कितनी चला, फर्स्ट इंस्टेंट तक डिस्टेंस कितनी, डिस्प्लेसमेंट कितना चला, यहां से यहां तक आया तो 2 मीटर हुआ ना। 2 मीटर अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, फोर्स कितना 10 न्यूटन और वो डिस्प्लेसमेंट भी कितना 2 मीटर, कितना आ गया 20 न्यूटन मीटर हो गया, कितना हो गया? 20 न्यूटन यस हो सर गया। अब देखो E2 के लिए मान लो हमें दूसरे इंस्टेंट पे देखना है, दूसरे इंस्टेंट पे फोर्स तो उतना ही है 10 न्यूटन। अब दूसरे इंस्टेंट पे यहां से लेके यहां तक पहुंच गया, अरे यहां से
यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस लेंगे ना आप, तो ये क्या है 4 मीटर है, मीटर। तो 40 न्यूटन मीटर होगा कि नहीं। सर 40 न्यूटन। सर ऐसे ऐसे E3 निकालेंगे तो 2 2 2 6 हो गया, 10 into 6 हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर हो 60 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो एनर्जी है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। सर कर रही है Yes, सर। देखो डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बढ़ रहा है, देखो पहले 2 मीटर था, फिर 4 मीटर था, फिर 6 मीटर था। मैंने ये आपको एग्जांपल लिया है, बस आपको डेली लाइफ वाला एग्जांपल लिया है कि पहले 2 मीटर था, फिर 4 मीटर था, फिर 6 मीटर था। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था वैसे ही वैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही थी ना। यस सर। सर sir. अब जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ रही थी तो मुझे ये बताओ कि क्या फोर्स तो कांस्टेंट था, फोर्स कांस्टेंट था। अगर एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के बेस पे बढ़ रही थी, जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा वैसे एनर्जी बढ़ रही, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एनर्जी इज डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि एनर्जी डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इज Displacement. इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिस्प्लेसमेंट एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फोर्स अगर 10 न्यूटन लगा दिया तो उसे एनर्जी से किसी चीज से मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपना होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपना आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन एनर्जी हमेशा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कैसे डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे हो, करते हैं। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ओके, अब देखते हैं स्लोप। स्लोप कोई मुझे बताएगा स्लोप एक्चुअली फीलिंग क्या होती है, स्लोप की क्या समझ में आता है स्लोप से आपका, ये बताओ आप पहले मुझे। ढलान। ढलान। बिल्कुल 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 ढलान। बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आती है स्लोप से कि ढलान कितनी ज्यादा, जिसकी जितनी ज्यादा ढलान उसका उतना ज्यादा स्लोप। अब मैं एक आपसे बेसिक एग्जांपल पूछूंगा, आप तो हिमाचल के हो, आपसे हिमाचल का ही एग्जांपल पूछूंगा, आप डेली लाइफ में बोलते होगे। ये कोई पहाड़ी है, यस सर। ये कोई पहाड़ी है, इसकी ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, ये वाली जो वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक 100 मीटर है, और ये वाली जो हाइट है वो है 10 मीटर। और एक और पहाड़ी है, अरे आपको सारी लाइन हट गई, उसकी ये जो हाइट है ना, यस सर। यहां से यहां तक है, मान लो आप 110 मान लो, और इसको मान लो आप 100 मीटर। कौन सी, ये है 1 और ये है 2, स्लोप किसका ज्यादा है? यस सर। सर 1। 1 का ज्यादा सर, स्लोप 2। है, 2 का ज्यादा स्लोप है? सर 1। ओ अच्छा एक चीज बताओ 2। मुझे, एक सेकंड रुको, मैं इस तरह स्क्रीन हटाता हूँ, स्क्रीन तो दिख रही होगी आपको। यस सर। अब Yes, मुझे sir. ये बताओ, मैसेज में लिखो मुझे 1 2 1 2 वाले, जो 1 है जिसके हिसाब से 1 है 1 लिखो, 2 है जिसके हिसाब से 2 लिखो। 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1, मतलब दोनों ही है, दोनों की लमसम सेम वोट है, ठीक है। 1। अच्छा आपको अभी आप में से एक बच्चे ने, किसी ने बोला था कि स्लोप का मतलब है ढलान, यस सर। यस सर। स्लोप का मतलब है ढलान। अब मुझे ये बताओ कि कौन से वाले की ढलान ज्यादा है? पहले वाले की। सर 2। सर 1। पहले वाले की। अभी भी आप 1 सर। कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि ढलान किसकी ज्यादा है, ढलान का मतलब 1 क्या की है? सर, पहले की। पहले की ढलान। देखो अब अभी आप फॉर्मूला, जो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप होता है आप वर्टिकल में कितना चले डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल में कितना चले। यस वर्टिकल वाला tan थीटा। डिवाइडेड बाई, हाँ वो आपको प्रूफ, वो चीजें दो तीन तरीके बताऊंगा आपको। स्लोप का फील है ये, आपको ये जो पहाड़ियां बनाई है ना 2 मैंने, ये आपको स्लोप का फील देगी,
ये आपको स्लोप का फील देगी ओनली। देखो स्लोप, अभी हम 1 के लिए अगर हम निकालें, चलो यहाँ पे 2 के लिए निकालेंगे, यहाँ पे 1 के लिए निकालते हैं। अभी देखो, चलो फॉर्मूला देख ले पहले आप। स्लोप क्या है? हाइट अपॉन बेस। हाइट मतलब कितना ऊंचा चला, हाइट कितनी ऊंचाई है टोटल, और कितना बेस, कितने डिस्टेंस में चला। हाइट अपॉन बेस समझ में आ रहा है? हाइट किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे? अब मैंने आपको हाइट और बेस ही दिया था, हाइट Yes, और sir. बेस ही दिया था। अभी आप एक चीज को समझ सकते हो, एक चीज और बताऊं आपको कि आप स्लोप को एक तरह से और समझते हो कि यहाँ पे अगर आपको आपकी बाइक रख दी जाए, यहाँ पे आपकी बाइक अगर रख दी जाए, मान लो आप ये बैठे हो बाइक पे और इस वाले पहाड़ी पे बाइक रख दी जाए। अच्छा, इनिशियली किसकी ज्यादा स्पीड ज्यादा होगी? मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूँ 1 की सर, 1 की नीचे जल्दी कौन आएगा, 1 होगा या 2? 1 सर, 1 एक तो आप देखो ये वाली ढलान है, किसी ये वाला हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये हाथ दिख रहा है आपको कैमरे में? Yes, sir. एक तो है आपका ये वाला ढलान, थोड़ा सा स्मूथ, आराम से जो रोड का होता है जनरली, आपके जो एरिया होगा वहां पर रोड वाला होगा। एक है ढलान ये वाला बिल्कुल, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा है, बस थोड़ा सा टेढ़ा है। ये हाथ दिख रहा है मेरा पूरा? Yes, sir. एक ये ढलान है, एक ये ढलान है। किसका स्लोप जाता है, किसमें ढलाव सर, जाता 1 का 1 का। अभी आपको थोड़ा सा, आपको इससे थोड़ा सा फील आया होगा कि हाइट अपॉन बेस। अब देखो पहले वाले की हाइट क्या है, 100, हाइट 100 है ना, और बेस क्या है 10, Yes, sir. तो कितना आया, 10 आया ना स्लोप। अब जरा दूसरे वाले का स्लोप निकाल ले। दूसरे वाले की हाइट क्या है, 110, 10 है। और बेस क्या है 100, स्लोप क्या आया 1.1। Yes, sir. अभी आप में से जो लोग 2 को बोल रहे थे ना, उन लोगों के दिमाग में ये चीज थी कि जो ऊंचा है उसका ज्यादा स्लोप है, उनके दिमाग में ये चीज थी। और मैंने उस कमी को बाहर निकालने के लिए ही आपको ये दोनों एग्जांपल दिए कि स्लोप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीज जो ज्यादा ऊंची है उसका ज्यादा स्लोप होगा। डिपेंड ये करता है वो ज्यादा ऊंचाई कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करके कवर हो सकती है, इस पे डिपेंड करेगा। आपको फील आ रहा है कि क्या होता है एक्चुअल में स्लोप? अभी फॉर्मूला, अरे हमें ये मैंने आपको फील दिया है, फॉर्मूला करके याद करके तो सारी दुनिया चली रही है, थोड़ा सा फील भी ले लेते हैं ना, फिजिक्स में फील का ही तो मतलब है। समझ में आई बात ये? यस सर। अब देखो, अब आते हैं फॉर्मूले बेस पे, छोड़ो जो हुआ सो हुआ, अब आते हैं फॉर्मूला क्या है दुनियादारी। ठीक है, अब देखो, अरे आगे कहां से पहुंच गए। अब देखो ये वाला है जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये 2 पॉइंट हैं। क्या माना इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x2, y2। Yes, sir. माना इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1। x1 क्या है, यहां से x एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चली है इसने, ये वाली डिस्टेंस x1 है, जैसे कि ये वाली दी हुई है। और यहां से इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, x2। क्या मैं इस वाली डिस्टेंस को, जो हॉरिजॉन्टल रेंज चल रहा है ये वाला, क्या मैं इस वाली डिस्टेंस को x2 माइनस x1 बोल सकता हूं? किसी को कोई दिक्कत? अरे ये वाली डिस्टेंस थी x2 और ये वाली डिस्टेंस है x1, क्या मैं इसको x2 माइनस x1 बोल सकता हूं? क्लियर है कि नहीं आपको? यस सर। अब देखो इस वाले पॉइंट की वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाली डिस्टेंस है y1 और यहां तक डिस्टेंस है y2। क्या मैं इस डिस्टेंस को y2 माइनस y1 बोल सकता हूं? कि नहीं? यस सर। अब मैंने क्या बताया था, हाइट अपॉन बेस। देखो क्या मैं हाइट में क्या है, यही है ना हाइट इस वाले की हाइट ओनली यही वाली डिस्टेंस है ना हाइट, इस वाले स्लोप की, इस वाली लाइन की।
Yes, sir. वर्टिकल हाइट यही है ना, हाइट क्या लिख दो, y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ मैं इसको, हाइट को y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, Yes, अब sir. बेस क्या है, बेस यही वाला है ना, ये वाली डिस्टेंस है ना बेस। अरे इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इस पॉइंट से यहां तक ही चली है ना ये दूरी डिस्टेंस, तो ये बेस हो गया कि नहीं हो गया? x2 यही डिस्टेंस है ना, x2 माइनस Yes, sir. x2 माइनस x1। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया आप लोगों को स्लोप का? यस सर। Yes, sir. आ गया सर। अब हम इसको Yes, एक बार एक और तरीका लेते हैं, इसका एक और तरीका लेते हैं, छोड़ो इसको, एक तरीका और देखते हैं, किसी भी जिस तरीके से याद रख सको आप उस तरीके से रख लो। क्या ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, Yes, sir. ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको? Yes, ये sir. वाली डिस्टेंस क्या है, Yes, sir. y2 माइनस y1, और ये वाली डिस्टेंस क्या है, x2 माइनस x1 है। X2 minus X1. ये वाला एंगल थीटा है, थीटा है। अब मुझे कोई Yes, sir. बताएगा कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला? अच्छा ये बताओ, हाइट अपॉन बेस। अब मुझे ये बताओ इस Perpendicular upon base. एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. चलो मान लो Sir. नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी। क्या ए बी इसका ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा, होगा कि नहीं इस एंगल के लिए? Yes, sir. हो जाएगा सर। होगा ना। Yes, sir. अब देखो ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपने, मुझे याद नहीं रहा, बताओ आप ही बता दो मुझे, क्या होता है फॉर्मूला? हाइट अपॉन बेस। Perpendicular upon हाँ। base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, बीसी है ना? अरे Yes, sir. BC है। Y2 अब minus बेस Y1. बेस क्या है, ए बी है, बेस ए बी है। Yes, sir. AB X2 है। minus X1. अब हम BC को क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, Yes, sir. और Yes, sir. AB को और क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1। X2 minus X1. अब आपको चाहे इस फॉर्मूले से याद रखना हो इससे रख लो, चाहे इससे रखना हो इससे रख लो, चाहे जो मैंने दो पहाड़ बना के आपको बताए थे ना, जो दो पहाड़ आपके बना के बताए थे, उस वाले कंसेप्ट से याद रख लो। तीनों कंसेप्ट आप जिससे समझ में आए, जिससे याद आप अच्छी तरह से रख सको, उस तरीके से याद रख लो। क्लियर है? Yes, sir. यस अभी देखो थोड़ा ग्राफ्स में एक ग्राफ पढ़ लेते हैं बस, क्योंकि अभी 5 मिनट है ना। अब आपने एक Yes, sir. स्ट्रेट Yes, लाइन sir. की इक्वेशन पढ़ी होगी, y इक्वल टू mx प्लस c। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी हुई y इक्वल टू mx प्लस c। अब उसका ग्राफ Yes. कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो अगर c की कोई वैल्यू दी हुई है, c की, तो c बोलते हैं ये एक्सिस है, इस पे कितना इंटरसेप्ट चला है, इंटरसेप्ट कितना चला है, Intersection. इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। और जो स्लोप हमने पीछे निकाला है ना, पीछे जो निकाला है, अरे कहाँ गया, ये जो स्लोप निकाला है, इसको हम m बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, m। इसको हम बोलते हैं m। ठीक है, अब इसमें देखो, इस वाली इक्वेशन में अब देखो, जब स्लोप m है, m की कोई भी वैल्यू हो सकती है, m की वैल्यू हो सकती है, ये वाला एंगल जैसे थीटा है, कोई एंगल थीटा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसको अच्छे से। देखो जब हमारा y इक्वल टू इक्वेशन क्या थी, mx प्लस c थी ना। अब अगर c जीरो है, c अगर जीरो है, तो हमारी एक जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ये y इक्वल टू mx का ग्राफ हो गया। अब देखो वो क्या थी, ये ओरिजिन, ये क्या थी, स्लोप था, ये स्लोप था ना। Yes, sir. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस X2 minus x1, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हाइट Height upon base. ऑन बेस। अब देखो ये जो लाइन बनी हुई है, ये m मतलब m इक्वल टू 1 के लिए बनी हुई है। अब हम इसको देखते हैं m इक्वल टू 1 के लिए है भी या नहीं। अब देखो इस वाले से अगर मैं ड्रॉप करूं नीचे, क्या ये 4 पे आके मिल रहा है, क्या ये हॉरिजॉन्टल 4 पे आके मिलेगा? Yes, sir. अभी मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या ये 1 आएगा? इसने बोला है कि 1 के लिए है, क्या ये 1 आएगा? अब देखो स्लोप निकालता हूँ मैं। मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है, ये इस वाली लाइन की यहाँ तक, इस वाले सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चला है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 4 Yes, sir. 4 चला है ना। तो भाई हाइट क्या है, हाइट अपॉन बेस है ना, हाइट अपॉन बेस। चलो ये तो बेस हुआ, 4 क्या हुआ, बेस, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चला है? वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ तक
4 ही ना सर चला है। 4 चलो अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि हाइट क्या हो गई, क्या हो गई 4। 4 हाइट अपॉन बेस 4/4। सर 1 स्लोप क्या हो गया 1। अब मुझे ये बताओ इसको क्या हम tan थीटा भी लिखते हैं स्लोप को? यस सर अब देखो स्लोप tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा 1 वैल्यू किसकी होती है 45 थीटा में? डिग्री सर 45 डिग्री 45 थीटा इक्वल टू 45 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये एंगल Yes, ये एंगल क्या होगा 45 डिग्री। क्लियर है आपको? यस सर Yes, sir. क्लियर है। अब हम कल पढ़ेंगे ग्राफ और इनवर्स वाले का ग्राफ पढ़ेंगे कल। टाइम हो चुका है, अभी आपको नेक्स्ट क्लास हो सकता है ज्वाइन करनी हो। ये करनी है क्या? नो नो सर सर No, sir. ओके मुझे करनी है लेकिन मुझे करनी है, ठीक है। यस सर Sir. कल थैंक यू हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर।